जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 67 सब सही है ना? ओके है, तसल्ली कर लो। लेक्चर 67 स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, ये पिछली क्लास में ना आपको होमवर्क दिया था, इसमें जो है सबसे ना मैं पहले पॉइंट 5 डिस्कस करूँगा। सब्सिडरी ने ना डिविडेंड पे किया है 31 जुलाई 16 को, और ये इंटरिम भाई इसलिए होगा कि देखो हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 16, तो 2016 के साल में शायद 30 जून 16 तक मिड ऑफ ईयर में अच्छे प्रॉफिट आ गए हों, तो इसने 31 जुलाई 16 को सोचा हो कि मैं डिविडेंड दे दूं। तो आपको पता है जो हमारे साल का डिविडेंड हमारे साल दिया जाए उसे हमारे साल ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये था कि पहले मैं डिविडेंड को इस एंगल से देखूंगा कि क्या कोई रिटेन्ड अर्निंग वगैरह तो मिसिंग नहीं है। अगर मेरी कोई रिटेन्ड अर्निंग वगैरह मिसिंग है तो फिर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस साल का ढूंढूंगा, फिर मैं इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ढूंढूंगा, मैं डिविडेंड वगैरह भी ढूंढूंगा, और जो पिछली क्लास में शायद वर्किंग की थी वो सारी करूंगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह भी ढूंढूंगा, डिविडेंड वगैरह भी ढूंढता हूं, और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट से मुझे मिल जाएगी, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मैं बैलेंसिंग निकाल लूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं ये करने की। ओ अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो रिटेन्ड अर्निंग एक्विजिशन डेट की गिवन है, तो यहां तक डिविडेंड की सच कोई जरूरत नहीं है कि मैं डिविडेंड को यूज करके कोई मिसिंग रिटेन्ड अर्निंग निकाल लूं। पहली बात मेरी खत्म हो गई। दूसरी बात मोहतरम ये है कि मैंने अगला काम ये करना है कि व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैंने अब डिविडेंड को इस एंगल से देखना है कि ये तो डिविडेंड सिर्फ इसलिए था कि कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन है सवाल में वो पूरी हो जाए। असल बात अगली है कि मैंने डिविडेंड को इस एंगल से देखना है कि ये डिविडेंड के कोई रिसीवेबल पेएबल तो नहीं आपस के पड़े हुए, क्योंकि बैलेंस शीट के सवालों में हमें टेंशन होती है कहीं आपस के रिसीवेबल पेएबल ना पड़े हों। उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जाके नजर मारता हूं कि रिसीवेबल पेएबल किस सिनेरियो में पड़े होते थे। तो क्वेश्चन 12 के अंदर जब मैं आया तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन 12 जैसा ये 5वां सिनेरियो है, डिविडेंड पे हो चुका है और पेमेंट के बारे में हमने लिखा था अकाउंटेंट नेवर फॉरगेट कैश ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है अगर पे हो चुका है तो मिलने वाले ने कैश डेबिट कर लिया हुआ है, देने वाले ने कैश क्रेडिट कर लिया हुआ है, तो आपस का रिसीवेबल पेएबल है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर कैंसिल करने की क्या बात, इसलिए इस बात को साइड पे रखो। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट थी यार इस सवाल में ये वाली पॉइंट 2 वाली, पॉइंट 4 वाली। अच्छा यार, एक बात याद रखना, ये ना दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, इन दोनों को ना मिक्स ना किया करो। एक होता है सब्सिडरी के एसेट्स को एक्यूजिशन डेट के ऊपर रिवैल्यू करना। जैसे कि हमारे सवाल में ये बिल्डिंग थी, एक्विजिशन डेट पे इसकी बीवी थी 250, हम इसे गिरा के 170 पे ले गए थे। यार ये जो एक्विजिशन डेट वाले एसेट्स होते हैं ना, इनका जो डेप्रिसिएशन इंपैक्ट होता है, डेप्रिसिएशन इंपैक्ट ये निकलता है कब से कब तक? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, जिससे हमने सऊदी किंग को पैसे दिए, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टू कंसोलिडेशन डेट। कहां से कहां तक? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी से कंसोलिडेशन डेट। ये तो है सब्सिडरी के एसेट्स को अगर हम फेयर वैल्यू पे लेके जाएं, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट्स बिकें, सोल्ड हो, चाहे P2S है चाहे S2P है, जो मर्जी फिक्स एसेट बेचे, तो मोहतरम इसका सब्सिडरी के खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये अपना कोई प्लांट होता है जो PTCL यूफोन को बेच रही होती है, इनके डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट निकालना होता है फ्रॉम डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट माय डियर।
डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, जिस दिन एसेट बेचा। हो सकता है सब्सिडरी को खरीदे हुए 6 महीने हो गए, हमें साल हो गया और 2 साल पहले खरीदी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने सब्सिडरी को कब खरीदा था। फर्क इससे पड़ता है कि एसेट किस दिन बेचा है। हाँ, तो डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट कह लो, थोड़ी सी जरा कंफ्यूजिंग बात हो जाएगी ना। तो डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट फ्रॉम डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल कंसोलिडेशन डेट। अब वैसे ही बता दे, पॉज की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दें इधर ही। तो इन्होंने सरासित की जो लेनी है वो फिर वो कहाँ पे होगी, दूसरे में होगी ना, सर को बता दिए। ठीक है, मैंने एक लेनी है और इसके बाद बस एक लेनी है। डन जी, खत्म होगी बात। तो अगर हम सब्सिडरी के एसेट्स को बाय कर रहे हैं या सब्सिडरी के एसेट्स यानी कि पेरेंट अपना प्लांट सब्सिडरी को बेच रही है या सब्सिडरी अपना प्लांट पेरेंट को बेच रही है, तो ये वाला इंपैक्ट कब से कब तक रिकॉर्ड करना है? फ्रॉम डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल कंसोलिडेशन डेट। और अगर हम क्या कर रहे हैं, बोले हम सब्सिडरी को खरीद रहे हैं और उसकी बिल्डिंग लैंड वगैरह सब्सिडरी की रीवैल्यू हो रही है, तो इसके डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कब से कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑफ सब्सिडरी टिल कंसोलिडेशन डेट। डन। और यार ये ना प्लीज मैं आप रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, हैंडरिटन नोट्स को गले लगा लो किसी दिन। हैंडरिटन नोट्स के जो पेजेस हैं, जैसे देखो ना पॉइंट 4 है हैंडरिटन पेज 2 पे, पॉज करके सफा ढूंढ लिया करें जल्दी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे हम सब्सिडरी के एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो कब से कब तक की डेप्रिसिएशन यार? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल बैलेंस शीट डेट। लेकिन अगर हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कर रहे हैं, हैंडरिटन पेज 3, अगर हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कर रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन कब से कब तक की निकालनी है? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल बैलेंस शीट डेट। और इसमें हम डेप्रिसिएशन आपको पता है अलग से नहीं निकालते, नेट गेन से खेलते हैं। ठीक है जी, ओके चलें जी आ जाए। अच्छा, आज के सवाल में पॉइंट 4 भी मैंने बताना है, पॉइंट 2 में भी एक बात बतानी है। पॉइंट 4 को करते हैं जी पहले। ऑन 30 सितंबर 16, साल खत्म होने से 3 महीने पहले, ऑन 30 सितंबर 16 पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट। किसने खरीदा? पेरेंट ने। पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट। क्या मैं कह सकता हूं, और यार अधूरी बात पढ़ा करो, मैंने आपको कई दफा कहा पूरी बात पढ़ के बात कंफ्यूजिंग हो जाती है। पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट, क्या मैं कह सकता हूं एस की बुक्स में डिस्पोजल अकाउंट बना होगा प्लांट का? ग्रीन हाइलाइटर वाली बात पढ़ के मुझे बता दो मैं सही बोल रहा हूं। पेरेंट एक्वायर्ड अ प्लांट, पेरेंट कहता है मैंने प्लांट खरीदा, तो बीवी ने क्या कहा होगा? मैंने बेचा। तो सब्सिडरी की बुक्स में प्लांट का डिस्पोजल अकाउंट बना होगा। बदले में पेरेंट को चाहिए था पैसे देता, बदले में पेरेंट को चाहिए था पैसे देता, लेकिन बदले में एक्सचेंज हो गई बिल्डिंग। अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, जब बदले में बिल्डिंग एक्सचेंज हो गई तो पेरेंट ने एक्सचेंज करते हुए कैश देना पसंद किया या बिल्डिंग? ये जो ग्रीन हाइलाइट से अधूरी बात है ना, इसने सारी बात मुकम्मल कर दी है। अगर पेरेंट ने एक्वायर किया है प्लांट तो बोलो सब्सिडरी ने बेचा है प्लांट। अब बता दो दूसरे की बुक्स में मैं कौन सा अकाउंट बनाऊं? पी की बुक्स ने। फिर पी ने बदले में क्या बेचा? बिल्डिंग बेची। डिस्पोजल अकाउंट किसका? बिल्डिंग का। क्लियर? इधर देखो, पी की बुक्स खोल ली मैंने, एस की बुक्स खोल ली। अब डिस्पोजल अकाउंट बनवाए मुझे।
अच्छा जी, बिल्डिंग का डेटा इधर लिख पाइएगा, प्लांट का डेटा इधर लिख पाइएगा। बिल्डिंग की कॉस्ट 240, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 130, डन। अच्छा जी, सबर सबर सबर, इधर बता दो कॉस्ट प्लांट की 200, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका ये कॉन्सेप्ट वीक है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का, यहां से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सचेंज प्राइस कहता है इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू है, बाजार में दोनों की फेयर वैल्यू बराबर थी, इसीलिए शायद पैसे नहीं दिए दोनों ने एक दूसरे को। तो एक्सचेंज प्राइस दोनों की ये 120 है। तो इसका मतलब है, जरूरी नहीं है वैसे, ये एक दफा ऐसी इसने कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का, उसके बाद नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं, अब अगर बाजार में बेचता तो कितने पैसे आते? 120। ये बाजार में बेचता तो कितने पैसे आते? 120। आपको याद है कैश यहां आता था, कैश यहां आता था, लेकिन ऐसे ही आपके समझने के लिए बता रहा हूं। अब कैश की जगह जब ये बिल्डिंग बेच रहा है तो इसके पास क्या आ रहा होगा? प्लांट। और ये प्लांट बेच रहे हैं तो इसके पास क्या आ रही होगी? बिल्डिंग। डन। और क्या फेयर वैल्यूज हैं इनकी? 120। प्लांट की फेयर वैल्यू बोले तो 120, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बोले तो 120। कैश आया या बदले में चीजें आई? थोड़ा सा साइड पे रख लो इसको। कैश आया या बदले में चीजें आई? बदले में चीजें आई। डन। अब मैंने सिर्फ क्या निकालना है? गेन या लॉस। तो बता दो किस साइड पे आ रहा है पहले वाले का, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? गेन आ रहा है। बोले कितना? गेन बैलेंसिंग कितना? दूसरी साइड पे आ रहा है। इसमें लॉस आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कितना आ रहा है? 10। अब सोचना ये या गेन है या लॉस है। तो डिस्पोजल अकाउंट इधर ही आ रहा है ना, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो बताओ ना डेबिट साइड पे आ रहा है। अच्छा अब सोचना ये या गेन है या लॉस है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट, तो इसलिए ये क्या आ गया बोले? गेन। जनरल एंट्री क्या बनी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट। आगे चलें, 180 इधर पड़ा है, 200 इधर पड़ा है, तो 20। अब अच्छा इसका देखने का पता है क्या तरीका होता है? 200 माइनस 60, 140 वाली चीज 120 में बेच दी तो नुकसान हो गया 20 का। इस तरह जबानी भी पता चल जाता है। लॉस कितना हो गया? क्लियर? अच्छा कैश आ रहा है या बदले में इनको एसेट्स आ रही है? अगर ये प्लांट बेच रहे तो इसको क्या आ रही होगी? बिल्डिंग। यहां तक हो गया डन। अच्छा इसके बाद मोहतरम अगली डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था जब भी पेरेंट सब्सिडरी को एसेट बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को एसेट बेचे तो आपने क्या करना है? आपने नेट गेन या नेट लॉस से खेलने से, लॉस वाला सवाल तो आपने कराया नहीं था, और चल यार अभी कर लेते हैं, नेट गेन या नेट लॉस से खेलना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, नेट गेन या नेट लॉस से खेलना शुरू करते हैं। आप मुझे बता दें कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की है कि डेप्रिसिएशन कब से कब तक की निकालनी है? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट टिल द कंसोलिडेशन डेट। अच्छा जी मुझे बता दो गेन कितना है? मेरा टी काउंट खत्म हो गया है, मैं अगर लाइन लगा के क्लोज करना चाहूं तो मैं इधर क्लोज कर सकता हूं, मेरा टी काउंट खत्म हो गया। गेन कितने? 10 का। डेप्रिसिएशन से आपने नेट करना है, डेप्रिसिएशन से आपने नेट करना है। गेन को पकड़ो, लाइफ दी हुई है या परसेंटेज? परसेंटेज। ये किसका गेन है? अच्छा जी अब आप बता दो, बिल्डिंग मैंने बेच दी है, अब अगले ने बिल्डिंग क्या कर ली होगी? खरीद ली होगी। तो बिल्डिंग अगर बिक रही है तो अगला बिल्डिंग बाय कर रहा होगा, तो बिल्डिंग के ऊपर अब आप बताएं रेट क्या चल रहा है? ये डिस्कशन किसकी हो रही है अभी? बिल्डिंग की। बिल्डिंग का रेट कितना है? 5%। तो 10 के ऊपर लगा दें 5%, तो 10 ज़रब 5%, ज़रब कितने बटा कितने? व्हाट इज द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट? व्हाट इज कंसोलिडेशन डेट? इनटू 3/12 क्या आ गया?
0.125। सोल्यूशन में जाके देख के आओ क्या लिखा हुआ है, 0.125 लिखा हुआ है या 0.13 लिखा हुआ है? सोल्यूशन में 0.13 लिखा हुआ है। ओके डन। अब बता दो नेट गेन कितना? 9.87। डन। ये तो नेट गेन आ गया। नेट गेन को उल्टाने की एंट्री क्या करनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इधर आ जाएं। लॉस बोलें, अच्छा लॉस को नेगेटिव से नहीं लिखना, छोड़ो परे। लॉस बोलें 20। क्या बेचा? प्लांट। तो किसका रेट लगेगा? प्लांट का। तो प्लांट का रेट लगाएं। डेप्रिसिएशन लेस ही कर दें, हाँ डेप्रिसिएशन लेस कर दें, कोई मसला नहीं, बट डेप्रिसिएशन नेट करनी होती है, डेप्रिसिएशन लेस कर दें। गेन को पकड़ना है, लॉस को, लॉस को मल्टीप्लाइड बाय 20% और मल्टीप्लाइड बाय 3/12। जरा खुला खुला कर लेते हैं। किसको पकड़ना है? डेप्रिसिएशन 20 मल्टीप्लाइड बाय 20% और मल्टीप्लाइड बाय बोले 3/12। जी क्या जवाब आ गया? 1। नेट कितना हो गया? 19। अब आप मुझे बताओ, ये सारी डिस्कशन के बाद आसान कैलकुलेशंस देखिए कितनी आसान है। कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। अब वो बात समझ आ गई जो आपको परेशान करी थी। किसने बेचा? पी ने। पी बुक्स है ना, तो पी बुक्स। किसने बेचा? पी ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया? पी ने। कौन गेन रिवर्स करे? पी। गेन उल्टाने की एंट्री बोल दो, गेन उल्टाने की एंट्री बोल दो। गेन उल्टाने की एंट्री होती है अदर इनकम डेबिट पीपीई। जाहिर बात है, दूसरा फैक्ट, अगर एक ने गेन रिकॉर्ड किया ना तो दूसरे ने महंगी प्राइस पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, ये गेन उल्टाने की एंट्री है। लेकिन बेचा किसने है? पेरेंट ने। तो गेन कौन उल्टाए? पेरेंट। इसलिए किसमें जाएगा? तो 9.87। जरा मैं सोल्यूशन में देखा हूं 9.87। एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, ये देखो एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और आपस का प्रॉफिट रिवर्स हो रहा है सीआरई में 9.87। डन। समझ आ गई? अच्छा आगे चलो। किसने बेचा? एस ने। किसको लॉस आया? एस को। गेन उल्टाने के लिए इनकम कम की थी, लॉस उल्टाने के लिए लॉस कम करना है। लॉस डेबिट नेचर की चीज है। जब लॉस डेबिट नेचर की, ऐसा फील हो रहा है जैसे वीडियो 0.5x पे चल रही है, खैर है। क्या उल्टाना है? लॉस उल्टाना है। लॉस किस नेचर की चीज है? डेबिट नेचर की चीज है। लॉस को उल्टाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। इनकम को उल्टाने के लिए इनकम को डेबिट किया था ना, तो लॉस को उल्टाना है। लॉस डेबिट नेचर की चीज है, लॉस को उल्टाने के लिए लॉस क्रेडिट लिख दो, खर्चे क्रेडिट लिख दो, जो मर्जी कर दो, आपकी मर्जी है। लॉस समझ आ रहा है, लॉस उल्टा दो। खर्चा है, ये लॉस खर्चा होता है, खर्चा उल्टा दो, जो आपको पसंद आए। ऑब्वियसली अगर उल्टाना है तो पीपी को क्या मारना पड़ेगा? डेबिट। अगर इनकम डेबिट की थी तो पीपी क्रेडिट, तो अगर लॉस उल्टाया तो पीपी डेबिट। कितने रुपए से? किसने बेचा? किसने लॉस रिकॉर्ड किया? कौन लॉस रिवर्स करे? एस। इसको काट के एस सारी। तो लॉस उल्टाने से ना खुशी होती है। अच्छा जी, पीपी की जगह डिफरेंट हेड उसने इसलिए लिखे होंगे कि नीचे बिल्डिंग और प्लांट उसने अलग अलग शो किया होगा। तो 19 डेबिट मारने, ये देख लो 19 डेबिट पड़ा हुआ है और उसके बाद एस सारी अकाउंट में कितना आ रहा है? ये आ रहा है 19। डन। तो अब फिक्स्ड एसेट की सेल में कॉन्सेप्ट सुनते चले जाओ। पहले डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है।
डिस्पोजल अकाउंट बना के क्या निकालना होता है, गेन या लॉस। जब गेन लॉस निकल आए तो रिलैक्स हो जाना होता है। रिलैक्स होके आपने क्या करना है, आपने सोचना है गेन है तो गेन उल्टा दें, अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। लॉस है तो लॉस उल्टा दें, खर्चे क्रेडिट, क्योंकि खर्चे रिकॉर्ड डेबिट से होती है, खर्चे क्रेडिट, पीपी डेबिट। जब ये एंट्रीज कर ली, अब देखना है किसकी बुक्स में है। अगर पी की बुक्स में है तो सीआरई, और अगर एस ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो एसआरई। लेकिन नेट गेन या नेट लॉस से खेला करना है। डेप्रिसिएशन पहले निकाल के रख लेनी है, फिर नेट गेन या नेट लॉस से खेला करना है। अच्छा यार, इसमें एक बच्चे और सवाल पूछते होते हैं, वो ये पूछते होते हैं सर इस बिल्डिंग का डेप्शन रेट गिवन नहीं था। हाँ यार ये मसला है, इसलिए ना बिल्डिंग का डेप्शन रेट ये वाला यूज किया 5%। यहाँ भी असल में ना आपको याद होगा रिमेनिंग लाइफ इसके साथ ही गिवन होती थी, तो इस बिल्डिंग का डेप्शन रेट गिवन नहीं था, तो बिल्डिंग का रेट वैसे सवाल में गिवन तो है डेप्रिसिएशन का, तो वो वाला रेट फिर मैंने यहाँ यूज कर लिया। बस इस सवाल में मेरे ख्याल और कोई मसला नहीं था। क्या चीज, वो कौन सा है? हाँ हाँ, इसकी इस एडजस्टमेंट को भी कर ले यार, छोड़ यार, इस एडजस्टमेंट को भी कर ले, इस एडजस्टमेंट को कर ले, फिर इस एडजस्टमेंट को कर। बोलो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। 250 वाली चीज गिर के कितने पे रह गई है, बेच दी है या एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यू करने लगे हैं? बोलो रिवैल्यूएशन लॉस 80। अब इसकी एंट्रीज देखते रहना, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से, 80 से। आपको मैंने बताया था अगर कभी सुबह सुबह आते ही सब्सिडरी के एसेट्स एक्विजिशन डेट पे मैंने रिवैल्यू करने हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल कंसोलिडेशन डेट। अच्छा, अब इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट निकालना है। इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट हम नेट नहीं करते थे, इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट अलग अलग निकालते हैं। इसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट, क्योंकि ये रीवैल्यू हो रहे हैं या बिक रहे हैं, रीवैल्यू हो रहे हैं, तो 80 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है, 80 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालनी है। 80 पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग लाइफ तो गिवन नहीं, रेट गिवन है, तो 80 को 5% लगा देंगे, 80 जरा 5%। लेकिन ये फैक्टर एक साल का डेप्रिसिएशन देगा, मुझे चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल बैलेंस शीट डेट of acquisition of subsidiary. Oh, that is not start of year, that is यकम अप्रैल 16। मुझे सब्सिडरी को खरीदे हुए 9 महीने हो गए हैं, तो बोलो कब से कब तक डिडक्शन निकालूंगा, 9 महीने की, जी बिल्कुल, इंटू 9/12। क्या जवाब आया, 3 आ गया। अब इसकी एंट्री बताओ, इनकी नेट नहीं करनी होती, इनकी अलग अलग एंट्री करनी होती है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। कोई अच्छा बच्चा डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री बता दे, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री मेरे भाई ये होती है, इसकी उल्टी एंट्री डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की होती है। असूल क्या बताया हुआ, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होनी है, लेकिन ये हमेशा एस के एसेट्स होते हैं, इसलिए एसआरई में क्रेडिट साइड पे आपको 3 नजर आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है यार, ये सारी एडजस्टमेंट्स करवाई हुई थी आपको पहले भी मैंने क्लास में, सिर्फ एक्सचेंज वाली नहीं करवाई हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये बहुत अच्छी रिवीजन हो गई है। और ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्विजिशन डेट के ऊपर बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी जाके एसेट्स आपस में बेचना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो बाद में एसेट उसेट बिकते हैं ना, इनको डेप्रिसिएशन नेट करके अलग अलग एंट्रीज नहीं करते, इनकी एक ही एंट्री करते हैं, इससे एडजस्टमेंट नंबर 4 में की है। और खुदा के लिए आप 0.3 ना पूछना, पीछे सवाल में कुछ भी नहीं रह जाना, 0.3 मैंने करवा दिया था। और ये भी हो गया था 2 शेयर्स इन पी फॉर ईच 3 शेयर्स ऑफ एस, हो गया था। अच्छा जी, चलें जी आज सवाल कर लें। आज आप सवाल निकालो पेज 799, लेकिन इससे पहले ज़रा रिवीजन करवा दो मुझे, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों पे वापस आने लगा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों के लिए ना हैंडेड ऑन पेज 1 2 3 4 5 6 नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों के लिए हैंडेड ऑन पेज नंबर 7 है। कल जाते जाते क्लास में क्या बात की थी, सोल्ड अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट।
इसमें जो सोल्ड अनसोल्ड है बैलेंस शीट के सवालों में इग्नोर करना होता था, खाली अनसोल्ड के प्रॉफिट की एंट्री होती थी। लेकिन P&L के सवालों में मैंने कहा था ऐसा नहीं करना, इस 50 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करने और इस 5 की एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। किसने बेचा? P ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? P का प्रॉफिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं, कोई बैलेंसिंग शेल्सिंग सारा चीजें आ जाएंगी, हैंडल हो जाएगा P&L के सवाल में। डू नॉट हिट वर्किंग 5। अच्छा, और अगर SP को बेचे 30 अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट और डिडक्ट 30 फ्रॉम सेल एंड, और इस 4 की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट और हिट वर्किंग 5। ओके अच्छा जी, अब मोहतरम वो आगे चलते हैं, एक चीज करनी है। आज का सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 27। The following summarized trial balance pertain to Bo Limited and its subsidiary Spear Limited for the year ended 31 दिसंबर 2017। अच्छा जी, सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, अदर इनकम आ रही है, टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रही है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही है, करंट लायबिलिटीज आ रही है, पीपीई आ रहा है, इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और करंट एसेट्स आ रही है। डन। अच्छा जी, यार ये सेल P&L का आइटम है, कॉस्ट ऑफ सेल भी P&L का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन सेलिंग वगैरह, अदर इनकम भी P&L का आइटम है, टैक्स एक्सपेंस भी P&L का आइटम है। अगर मैं इन सारों को खुदे लाइन लगा दूं, समझ आता है, खुदे लाइन साइड पे रख करके फेंक दूं, तो यार ये चीजें कभी देखी हैं आपने जिंदगी में? मेरे ख्याल से जो पिछले 9 दिन से हम क्लासेस अरेंज कर रहे हैं उसमें बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल्स नजर आ रहे थे, दोनों के शेयर प्रीमियम, दोनों के रिटेन्ड अर्निंग, दोनों की करंट लायबिलिटीज, दोनों का पीपी, दोनों के इंटेंजिबल्स। इन्वेस्टमेंट हमें पेरेंट की किताबों में नजर आ रही होती थी, सब्सिडरी की किताबों में नहीं नजर आती थी तो हम उनकी टेंशन नहीं लेते थे, उनको कैंसिल आउट नहीं करते थे, और करंट एसेट्स हमें नजर आ रहे होते थे। अब देखिए थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप, पहले थोड़ा परेशान हो गए थे, अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अब दोनों के शेयर कैपिटल्स दिए हुए हैं, दोनों के शेयर प्रीमियम दिए हुए हैं, इसका शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के फेस पे चला जाना है, इसका शेयर कैपिटल वर्किंग 1 में चला जाना है, इसके शेयर प्रीमियम यहाँ पे। क्लियर? अच्छा यार, जब कभी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल आ जाए ना पेपर में, तो आपने पहले बैलेंस शीट बना लेनी है। ना ना ना, आपने सोचने मुझे P&L का सवाल ही नहीं आया, आपने पहले बैलेंस शीट बना लेनी। बैलेंस शीट बनू के आपने रिलैक्स होके फ्री होके बैठ जाना है। अबे क्या करके बैठा तू? मैं बैलेंस शीट बना के बैठा। ओके, आपने बैलेंस शीट बनू के फारिग होके बैठ जाना, फिर P&L की तरफ मूव करना है। तो इससे होगा ये कि पिछली 8-9 क्लासेस का जो नॉलेज हमने यूज किया हुआ है, उस लर्निंग कर्व की वजह से बैलेंस शीट का सवाल हम क्विकली सॉल्व कर लिया करेंगे, और P&L के सवाल में कुछ फिगर्स अगर यूज करनी भी हुई वो ऑलरेडी निकली पड़ी होंगी बैलेंस शीट के सवालों की वर्किंग्स की। इसलिए हमारी अप्रोच ये होगी कि जब कभी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का मिक्स सवाल आए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को काट देंगे टेम्परेरीली, आर्जी तौर पे सोचेंगे ये किसका सवाल है, बैलेंस शीट का। ये तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चे और अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस तो P&L के आइटम्स हैं, ये तो फॉर द ईयर हैं, ये चीजें एज ऑन होती हैं। क्लियर? ओके अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताओ कि एक मसला आएगा, रिटेन्ड अर्निंग ना अनलकीली ओपनिंग दी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग अनलकीली ओपनिंग दी हुई है। ओपनिंग इस वजह से दी हुई है कि इस साल के ना सेल और खर्चे अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। असल में अगर इस साल के सेल और खर्चे नजर ना आ रहे होते ना, तो ये वाले सेल और खर्चे पड़े होते इस रिटेन्ड अर्निंग में, फिर ये क्लोजिंग बन जाती।
आपको पता है सेल में से खर्चे माइनस करते हैं तो इस साल का प्रॉफिट आ जाता है, इस साल का पैट जब ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जमा होता है तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है। तो ये तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, और मुझे याद है हम तो हमेशा सवालों में क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से शुरू करते हैं। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग तो वो जो हम वर्किंग्स खोलते हैं वहां जा ही नहीं सकती, मैं इसके साथ नहीं लिख सकता वर्किंग नंबर, ये पेरेंट है, मैं इसके साथ वर्किंग 3 नहीं लिख सकता, इसके साथ वर्किंग 2 नहीं लिख सकता, इसके साथ वर्किंग 2 नहीं लिख सकता। अबे क्यों नहीं लिख सकते मोहतरम? ये सारे बैलेंसेस 31 दिसंबर के हैं सिवाय एक के। कौन सा सर? रिटेन्ड अर्निंग। आगे लिखा हुआ है 1 जनवरी का, 1 जनवरी का। और 1 जनवरी ना भी लिखा हो तो बात याद रखना मेरी जिंदगी में, सेल और खर्चे अगर ट्रायल में नजर आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है अभी अर्निंग में नहीं गए, अभी अर्निंग में नहीं गए। इसको मैं इस तरह मिसाल दूंगा आपको। एक बच्चा है 1 जनवरी 17 को उसके पास कुछ टॉयज पड़े हुए हैं, 1 जनवरी 17 को उसके पास लिफाफे में कुछ टॉयज पड़े हुए हैं। ये कुछ और टॉयज हैं जो अम्मी अब्बू ने लेके दिए हैं। अम्मी अब्बू ने कहा हमारे आने तक ये टॉयज भी उसी डब्बे में डाल दो जो 1 जनवरी 17 को पड़ा हुआ था। अब क्या करेगा ये बच्चा? इन सारे टॉयज को समेटेगा, समेट के इस डब्बे में डाल देगा। जैसे ही इस डब्बे में डाल देगा, इस डब्बे का नाम पड़ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग एज एट 31 दिसंबर 17। इस डब्बे का नाम पड़ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, बोले बोले एज एट 31 दिसंबर 17। कोई समझ आ रही है बात? ठीक है जी। अब ना कुछ चीजें रजिस्टर पे आप लिखना शुरू करें। इस सफे के नीचे जगह खाली है तो इधर लिख लो। अगर P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल आएगा तो पहले हम बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व किया करेंगे। मैं कुछ अपना देख रहा हूं, आप लोग मेरी तरफ ना देखिएगा। अगर P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल आएगा तो पहले हम बोलें बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व किया करेंगे। लिख लीजिए बात। जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो हम P&L के सवाल की तरफ मूव करेंगे। जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो हम P&L के सवाल की तरफ मूव करेंगे। ओके जी, डन। टैली ना भी हो तो P&L का सवाल तो कर लेना ना। अच्छा, अच्छा, एक चीज शायद आपको याद हो, अभी ये होमवर्क वाला सवाल ही कल वाला देख लेते हैं। एक चीज शायद आपको याद हो, हमें आदत पता है क्या पड़ी हुई है? हमें आदत ये पड़ी हुई है कि हम 31 दिसंबर 16 का बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए 31 दिसंबर 16 की रिटेन्ड अर्निंग से खेलते हैं। 31 दिसंबर 16 का बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करते हुए 31 दिसंबर 16 की रिटेन्ड अर्निंग से खेलते हैं। इस सवाल में क्या मसला है? ओपनिंग गिवन है। अब अगला फिक्रा लिखें। अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन है तो हम उनको वर्किंग 6 के जरिए क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे। क्या बोले मैंने? दोबारा बोलिएगा। समझ के, अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन है तो हम उनको क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे ताकि हम बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर सकें, ताकि हम बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व कर सकें। अब ये दो बातें तसल्ली से पढ़ लें एक दफा दोबारा।
वर्किंग 5 की जगह छोड़ के, हाँ जारी बात है। अच्छा इधर देखो यार, इधर देखो क्या, और टेंशन ना ले यार तू, छोड़ इधर देखो, इधर देखो यार छोड़। अच्छा मोहतरम अब आप क्या करेंगे, वो जो बास्केट वाली मैंने मिसाल दी जहन में, वैसे आपको पता है ओपनिंग का डेफिनेशन हो उसमें इस साल की डेफिनेशन डाल दें तो क्लोजिंग का डेफिनेशन आ जाती है। तो साल के शुरू में इस बच्चे के पास इतने टॉयज पड़े हैं, इस साल फॉर द ईयर अम्मी अब्बू ने फर्ज करो इतने टॉयज लेके दिए, तो अब अगर इन सारे टॉयज को मैं इस डब्बे में डाल दूं तो क्या मैं कह सकता हूं माय टॉयज एज एट 31 दिसंबर 2017, कह सकता हूं? ठीक है, तो एक बात बता दो, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में अगर प्रॉफिट्स डाल दिए जाएं तो वो क्या आ जाती हैं, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। सर इस तरह का तो काम हमने किया हुआ है कई दफा, हाँ 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 बिल्कुल इस तरह का काम आपने कई दफा किया हुआ है, लेकिन उसमें ना आपने रिवर्स वर्किंग की हुई है और आज हमने सीधी वर्किंग करनी है। आप लोगों ने क्या किया हुआ है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन होती थी, आप प्रॉफिट को डाल के ओपनिंग बैलेंसिंग निकालते थे, आज ओपनिंग गिवन है उसमें टॉयज डाल के क्लोजिंग निकालेंगे, आसान काम हो गया। वर्किंग 6 चलें जी, वर्किंग 6 ना मैं ना अपने लैपटॉप भी किया करूंगा, वर्किंग 6 उधर मैं नहीं किया करूंगा, वर्किंग 6 मैं इधर कर लिया करूंगा। वर्किंग 6 को आप समझो ये सवाल का पार्ट है, कुछ मिसिंग चीजें थी वो निकालनी होती हैं, वर्किंग 6 को आज के बाद समझना सवाल का पार्ट है। अच्छा यार मुझे लगता नहीं कि आज इतना टाइम होगा हमारे पास, इसलिए ना मैं इस एक सवाल में से कोई एडजस्टमेंट रिमूव करा रहा हूँ ताकि हम कंफर्टेबली आराम आराम से गप्पे मारते मारते सवाल कर सकें। तो इसलिए ऐसा करो, पेज 800 पे ना एक एडजस्टमेंट कोई दी हुई है आखिर में 0.5, इसको घर में वाइटनर अगर पड़ा हुआ है ना तो वाइटनर से पकड़ के बेशक काट दो ताकि आइंदा आपको ये एडजस्टमेंट नजर ही ना आए। तो हमने सवाल को थोड़ा सा हाँ आसान कर लिया, हमने सवाल को थोड़ा सा आसान कर लिया है ताकि खुला खुला टाइम हो, आराम आराम से बातें करके सवाल खत्म करें। कौन सी एडजस्टमेंट काट दीजिए, एडजस्टमेंट नंबर 5, चलिए ये शुरू करें। अच्छा यार अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा पैट मुझे पता चल जाए, आप बता सकते हो मैं पैट कैसे निकाल सकता हूं? मैं ओपनिंग टॉयज में नए टॉयज डालना चाहता हूं ताकि मेरे क्लोजिंग टॉयज आ जाए, तो इस ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में इस साल के प्रॉफिट डालना चाहता हूं। इस साल का प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको पता है क्रेडिट वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होती हैं, डेबिट वाले माइनस होती हैं, सेल माइनस खर्चा प्लस इनकम माइनस खर्चा, क्रेडिट वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, डेबिट वाले लेस। ना 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 ऐसे जुबानी नहीं करना यार पेपर में, ऐसे नहीं। वर्किंग नंबर 6, ठीक है। अब आप रजिस्टर में सोच रहे होगे कहाँ करो आप वर्किंग नंबर 6, तो यार प्लान कर लेते हैं। पहला सफ़ा P&L के लिए, सर P&L पे पहला सफ़ा तो ज़रूरी नहीं, आधे पे भी आ जाता है, चल यार तेरी मर्जी है, मैं पहला सफ़ा P&L के लिए, बाकी आधा सफ़ा आप खाली छोड़ देना। अच्छा दूसरा सफ़ा पूरा बैलेंस शीट के लिए, तीसरा सफ़ा वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 वर्किंग 4 के लिए, वर्किंग 5 भी अगर आप करना चाहो तो वर्किंग 5 भी हो सकती है तीसरे सफ़े पे, चौथे सफ़े पे जाके वर्किंग 6 से आप शुरू कर दो, आपकी मर्जी है, या वर्किंग 5 के लिए 3-4 लाइनें छोड़नी है, चौथे सफ़े पे आपकी मर्जी है, चौथे सफ़े से जाके वर्किंग 6 शुरू कर दो। लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी खुला खुला हो जाएगा जो मैंने आपको कहा है। चलो खैर है यार आज ना मैं वर्किंग 6 दोनों के लिए कर रहा हूँ, वर्किंग 6 दोनों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है रिटेन्ड अर्निंग का, रिटेन्ड अर्निंग का 1 जनवरी कौन सी तारीख है, 17। पेरेंट की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग बताओ, पेरेंट की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 4-5 और सब्सिडरी की 1032, दोनों को कर लो, बोलें जी क्या 4-5-8-6 1032। मैं आज एक बात बड़ी तारीखी लिखने लगा हूं, इसको आपने ना क्वेश्चन का पार्ट समझ लेना है, यानी ये सोल्यूशन नहीं आप करें, एग्जामिनर को शो तो करना है, समझ लेना है क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में कुछ चीजें मिसिंग थी, उन्हें हम जान मार के विदाउट एडजस्टमेंट्स के पढ़े, उन्हें जान मार के सही करने लगे हैं पहले और अपने मुताबिक लाने लगे। एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ रहा मैं कि कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, मैं गिवन डाटे को अपने पैटर्न पे लाना चाह रहा हूं। आप बोलो यार, अगर मैं बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि इसमें 17 का प्रॉफिट मैं डाल दूं तो क्लोजिंग आ जाएगा? जी सर इसमें 17 का प्रॉफिट डाल दें, प्रॉफिट कैसे डाला करेंगे हम, ये जरा आपने देखना है, थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं। प्रॉफिट कैसे डाला करेंगे, प्रॉफिट ऐसे डाला करेंगे
कि हम ना यहां पे लिखा करेंगे पैट, पेरेंट का पैट, और यहां लिख दिया करेंगे सब्सिडरी का पैट, दोनों का पैट निकलवा दें। पेरेंट की सेल बोले तो चलो मैं दिखाता हूं, नहीं रहने दो अब। 10354 पेरेंट की सेल जी 10354, ये फिगर्स अब लिखवाते रहो। 10354 कॉस्ट ऑफ सेल बोलें 65 माइनस होगी, आगे बोलें जी खर्चे बोलें 1426, अदर इनकम बोलें प्लस होगी, टैक्स बोलें, टैक्स क्या होगा माइनस होगा प्लस, कितना 806। क्या मैं बोल्डली कह सकता हूं कि ये मेरा पेरेंट का इस साल का प्रॉफिट है? इसमें मैंने अभी कोई एडजस्टमेंट्स पोस्ट नहीं की। कितना बना 2312। ये किसका प्रॉफिट है? पेरेंट का इस साल का पैट। अब मुझे किसका पैट चाहिए? सब्सिडरी का। सब्सिडरी की सेल बोले तो 7992, कॉस्ट ऑफ सेल 48, खर्चे 1272, अदर इनकम 36, टैक्स एक्सपेंस 576, सब्सिडरी का प्रॉफिट 1283। और डन। अच्छा जी, क्या अब मैं कह सकता हूं ये मेरी क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं? खिलौने समेटने में काफी टाइम लग गया यार। पिछले साल वाले पुराने खिलौने तो ऑलरेडी डब्बे में पड़े हुए थे, खिलौने समेटते 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 टाइम लग गया। अब एज ऑन खिलौने आ जाएंगे 31 12 17। चलें जी, ओवर करें बात को। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर हुई। 4586 प्लस 2312, 4586 प्लस 2312। बोलो इसका सोल्यूशन तो नहीं है? ये कितना ऊपर वाला नीचे वाला? ये कितना है? 1284। अच्छा ग्रैंड टोटल्स बता दो। 4586 जमा 2312 6898, और इसका 2316। चलिए ये नोट कर लें। वर्किंग 6। चलें जी यार, ये वर्किंग हमने मेरे ख्याल से तो 2-3 दफ़ा क्लास में की हुई है, और मैं वो एक सफ़ा कभी कभी लाता होता था, 2 दफ़ा क्लास में लाया था, रिवीजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो वो क्या, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। जैसे ओपनिंग कम्युलेशन में डेफिनेट डाल दें तो क्लोजिंग कम्युलेशन आ जाती है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, इसमें इस साल का प्रॉफिट डाला तो क्या आ गई? पेरेंट को पेरेंट का प्रॉफिट दे दिया, सब्सिडरी को सब्सिडरी का। अभी कोई चक्कर नहीं एनसीआई का यार, ये अनएडजस्टेड फिगर से ही मैंने क्लोजिंग रिटर्निंग निकाली। अभी तक मैंने कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं की, इसलिए इनको कहते हैं क्वेश्चन का पार्ट। ये वर्किंग 6 इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब जी, अब बोलें जी मेरी रिटेन्ड अर्निंग कौन सी आ गई, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। एक काम मैं कर रहा हूं, आप बेशक ना कीजिएगा मेरे दोस्तों, एक काम मैं कर रहा हूं। क्या मैंने क्या ये खिलौने समेट दिए? तो मोहतरम ये खिलौने तो सिमट गए, इनको जब बखेरना होगा मुझे याद करा दीजिएगा, हम इकट्ठे बखेरेंगे, खेलेंगे भी इनसे। फिलहाल मैंने ये खिलौने समेट दिए हैं।
अगर खिलौने सिमट गए हैं तो मोहतरम ट्रायल को टैली कर दीजिएगा, ट्रायल के साथ जाती रह करें। 4586 और 1032 को आपके सामने काटने लगाऊं, काटने आपके समझने के लिए लगाऊं, आपने पेपर में नहीं काटना, आपके तो फिगर्स पेपर में ये फिगर्स अवेलेबल होंगी। बोलो अब ये फिगर कितनी बन गई? 68। असल में रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग कितनी है? 68 और इसकी 231। क्या अब ये दोनों फिगर्स इस काबिल हैं कि मैं इसको वर्किंग 3 में ले जाऊं और इसको वर्किंग 2 में ले जाऊं? क्या ये फिगर्स इस काबिल हैं? तो इस फिगर को वर्किंग 3 में ले जाऊंगा, इसको वर्किंग 2 में ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे ये कौन से बैलेंसेस बन गए? क्लोजिंग बैलेंसेस। अब यार वो उर्दू वाली जो लाइनें लिखी थी ना, वो मुझे जरा पढ़वाओ। तो पहले हमने बैलेंस शीट बनानी है, ये बात छोड़ो, अगली बात बताओ। अगर सवाल में ओपनिंग रिटेनिंग गिवन हो तो हम इनको वर्किंग 6 के जरिए पहले क्लोजिंग पे लाने की कोशिश करेंगे, फिर कंसोलिडेशन का सवाल सॉल्व करेंगे। डन? यार अब मुझे एक एडजस्टमेंट मैंने हमेशा के लिए सवाल से कटवा दी, अपनी किताबों से फाड़ के बिछा के एडजस्टमेंट को फेंक दिया, एडजस्टमेंट नंबर 5। तो हमारे सवाल की 4 एडजस्टमेंट्स हैं। अब देखो बैलेंस शीट का सवाल लग रहा है आपको, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सब कुछ। अब इन सारी फिगर्स को पकड़ता हूं मैं, पकड़ के उधर फेंक देता हूं। शुरू कर लो मेरे साथ फेंकना सारी फिगर्स। वो जो बैलेंस शीट की फिगर्स को, शेयर कैपिटल 7440 पेरेंट का और सब्सिडरी का 3200। अच्छा यार मैं ना थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे ना जगह जरा तंग हो जाएगी आज, मैं ये जगह P&L के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है व्हाइट बोर्ड पे मेरे लिए जगह तंग हो जाएगी। ये आपके रजिस्टर का दूसरा सफ़ा है, पेरेंट ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, बल्कि पेरेंट का नाम क्या है? BL ग्रुप एज ऑन 31 दिसंबर 17। बोले तो आगे, बोले तो क्या 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 क्या? एक्सेलेंट, PPE, आगे बोलो इंटेंजिबल्स। ना यार ऐसे ना करो, किस चक्कर में डाल दिया मुझे? जो जो फिगर आ रही है उसको लिखते रहो। और छोड़ यार, जो जो फिगर आ रही है उसको लिखते रहो, छोड़ो परे तुम किन चक्करों में पड़े हो, समझा? जो जो फिगर आ रही है उसको लिखते रहो। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 और वर्किंग 4। तो पहला चैलेंज हमारे लिए क्या था कि सवाल ने हमें कौन सी रिटेन्ड अर्निंग दे दी थी? हमें कौन सी चाहिए थी? क्लोजिंग। हमने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में अगर इस साल का प्रॉफिट डाल दें तो कौन सी रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी? क्लोजिंग। शेयर कैपिटल 74403200। चलिए जी, 74403200। शेयर प्रीमियम 2860644। अजीब अजीब सी फिगर्स हैं, लंबी लंबी। 28644। रिटेन्ड अर्निंग 6898 और 23। पेपर में काट के नहीं करना, वर्किंग 6 के अंदर जो आई हुई है। और यार ये ना, सॉरी एक बात भी मुझे साथ ही करा दिया करो यार, अब ये ना 1 जनवरी की नहीं रही हुई, अब ये बन गई हैं 31 दिसंबर की। चलें जी आगे। 68982316। अब ये इस काबिल हैं कि यहाँ आ जाए, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग है। बोलें जी सब्सिडरी की कितनी है यार? 2316 और पेरेंट की 6898। हम अब क्यों रिलैक्स हैं कि हमने जो 9-10 दिनों से काम कर रहे हैं वही काम हमें ज़रा करना है, लेकिन वो अब काम जल्दी करना है ताकि हमारा टाइम बचे और हम P&L के ऊपर ज़रा अच्छे तरीके से फोकस करें। आगे चलो यार। करंट लायबिलिटीज 14261302। बोलो बोलो 14261302। PP 10,000 PP 10,000 और
3500। इंटेंजिबल्स 836 और 368 और 368। इन्वेस्टमेंट्स 3200। इन्वेस्टमेंट इन एससी होंगी और कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी? 3200। करंट एसेट 4588 3594। बोलो। 4588 3594। BL acquired 192 million shares of SL on यकम जनवरी 2017 एट ₹13 पर शेयर। ओए होए होए, मैंने 3200 उठा लिया है। आज बिल्कुल एक नई बात सुने। देख लूंगा, मुझे काटना हुआ मैं काट दूंगा, मैंने ये पहले लाइन नहीं पढ़ी थी। BL acquired 192 million shares of SL at ₹13 पर शेयर। मोहतरम, आप कहेंगे, इधर देखो, आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। BL Myers NCI एट फेयर वैल्यू, NCI को फेयर वैल्यू पे हमने रखना है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मार्केट प्राइस ऑफ एस शेयर वाज 11 पर शेयर। यार एक बात मुझे बताओ, बड़ी गौर से सुननी है। एक बात मुझे बताओ कि हमने NCI को किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पे। और एक्विजिशन डेट पे, जिस दिन मैं इसे खरीदने जा रहा हूं, यानी यकम जनवरी 17 को, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितना है? 11 रुपए का। ये 13 रुपए का मैंने किससे खरीदा और किसको दिए हैं? भाई गाय को खरीदने जाना हो ना तो गाय को पैसे नहीं देते। गाय को खरीदने जाना हो तो गाय के मुंह में नहीं पैसे डालते। हम गाय को खरीदने जाते हैं ना तो गाय का मालिक को आवाज लगाते हैं, ओ भाई कोई इसका मालिक है? एक बंदा आगे आता है, हाँ जी मैं गाय का मालिक हूं, मुझे पैसे दें, कितने की लेनी है। अगर मैं सब्सिडरी को खरीदने जाऊं तो मुझे तो सब्सिडरी को खरीदने के लिए पैसे सऊदी किंग को देने पड़ेंगे। यार मुझे बताओ, मैं कितना पागल हूं कि मैंने वो चीज, सब्सिडरी का शेयर जो बाजार से 11 रुपए का मिल रहा था, मैंने सऊदी किंग को 13 रुपए देके खरीदा। नहीं, मैं मार्केट से खरीद लेता, पागल हूं, मैंने सऊदी किंग से 13 रुपए का शेयर खरीदा। मैं नहीं, डील क्या हुई है? मुझे 11 रुपए का बाजार से शेयर मिल रहा है, मुझे 11 रुपए का बाजार से शेयर मिल रहा है, मैंने क्यों सऊदी किंग से जाके 13 रुपए का शेयर खरीदा है? 11 रुपए का तो बाजार से शेयर मिल रहा है। सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितने का है? 11 रुपए का। ये पुरानी बातें याद है? सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितने का है? 11 रुपए का। आपको ये लाइन पढ़ के क्या लगा, ये पैसे किसने किसको दिए हैं? BL acquired 192 million shares of SL on यकम जनवरी एट ₹13 पर शेयर। PTCL ने सऊदी किंग को पैसे दिए हैं। लिखो BL acquired 192 million shares of SL from सऊदी किंग। सब्सिडरी के शेयर्स ऊपर लिखो फ्रॉम सऊदी किंग। SL से क्या मुराद है? सब्सिडरी। जी मोहतरम, मैं बाजार से जाके 11 रुपए का शेयर खरीद सकता था, लेकिन बाजार से मुझे 192 मिलियन शेयर नहीं मिलने थे। 192 मिलियन शेयर बहुत ज्यादा होते हैं। बाजार से मुझे 192 मिलियन शेयर्स नहीं मिलने थे, मेरी सब्सिडरी के 320 मिलियन शेयर्स हैं। 320 मिलियन शेयर्स में से 192 मिलियन शेयर सऊदी किंग के पास थे। अगर एक कंपनी के 320 मिलियन शेयर हैं और 320 में से 192 मिलियन शेयर मैं खरीदना चाहूं तो बाजार में 192 नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाजार में भी पुराने ओनर ही बैठे होंगे और एक पुराना ओनर मालिक बन के बैठा हुआ है 70% शेयर खरीद के। बाजार से इतने ज्यादा शेयर नहीं मिलते। और एक बात याद रखना, आप कभी PTCL के शेयर, आपकी बात PTCL छोड़ो, PTCL बीच में ऐसे ही आ गया, आपका दिल चाहता है घर बैठे डॉलेंस के शेयर खरीदो, आपको डॉलेंस के शेयर ना बाजार से मिल जाएंगे फेयर वैल्यू पे। लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि मैं डॉलेंस को 90% खरीद लूं और डॉलेंस मेरी बन जाए, फिर आपको कोई ऐसा बड़ी मछली ढूंढनी पड़ेगी जो डॉलेंस का रियल मालिक है, जिसके पास डॉलेंस के अच्छे खासे शेयर हैं। वो फिर आपको मार्केट प्राइस पे नहीं बेचेगा, वो तो आपको शेयर इतने ज्यादा मार्केट से मिलेंगे ही नहीं डॉलेंस के। डॉलेंस, पूरी डॉलेंस कंपनी आप खरीदना चाहो बाजार से नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको कोई पुराना मालिक उसका ढूंढना पड़ेगा।
तो ये ना मेरे से सवाल पूछिएगा ग्रुप्स में कि जी बाजार में शेयर 11 रुपए का मिल रहा था, हमने सऊदी किंग को 13 रुपए क्यों दिए हैं। एक चीज मुझे बता दें पहले कि हमने कितने % सब्सिडरी बाय की है, 192 मिलियन। तो 192 मिलियन, इसके शेयर्स, इसका शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का, 3200। आपको याद है मैं ऐसे किया करता था, 3210 रुपए, 3200 डिवाइड बाय 10, 320 शेयर्स। तो अब 192 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 60% शेयर्स हमने बाय किए हैं। ये 60% शेयर बाजार से नहीं मिलते होते। पूरी कंपनी के 60% शेयर आपको बाजार में कोई नहीं बेचेगा, लोग पागल नहीं है। लेकिन अगर कोई मिल जाए ऐसा बंदा तो वो फिर प्राइस भी आपसे लेगा, प्राइस भी आपसे लेगा। तो आप बता दो जी यार, इसकी एक लाइव मिसाल, पिछले दिनों चीनी नहीं मिल रही थी, अब चीनी 1-1, 2-2 किलो तो आपको फेयर वैल्यू पे शायद मिल जाती, लेकिन अगर आप चीनी का पूरा ट्रक लेना चाहते तो अगला बंदा कहता आजा फिर तुझे मैं प्राइस लगाता हूं। तो आपने तो पूरा ट्रक ही खरीद लिया शेयर्स का। 192 मिलियन शेयर लेवल होता है, 192 मिलियन शेयर्स आपने खरीदे हैं एट ₹13 पर शेयर। मुझे बताओ सऊदी किंग को आपने कितनी पेमेंट की है। इस तरह मैं कैलकुलेशन पहली दफा आपके सामने करने लगा हूं। 192 इंटू 13, सऊदी किंग को आपने कितने पैसे दिए हैं, 2496 मिलियन। लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट्स में कितना पड़ा हुआ है, 3200। बाकी मेरी अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बाकी मेरी अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो इधर आके मैंने लिखा पेड 2496 टू सऊदी किंग। तो बाकी 3200 में से ये मैं माइनस कर दूं तो बाकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। डन। तो आज ना सऊदी किंग को जो पैसे दिए हैं वो भी गिवन है इन द पर शेयर। आज तक कभी सऊदी किंग को जो मैंने पैसे दिए हैं, सऊदी किंग ने कहा थोड़े से पैसे दे दो, मैंने कहा हैं ही पैसे, तुझे शेयर तो आज मैं दे नहीं सकता। चलो सऊदी किंग ने कहा फिर सारे ही पैसे दे दो, फिर हमने सारे बस उसको पैसे ही दिए। हमारे पास शेयर श्योर तो कोई थे नहीं, हमने बस अपने पैसे उसको दे दिए। हमारे मालदार थे, हमारे पास पैसे थे, हमने 2496 उसको पैसे दे दिए। क्लियर। अब होना पता है क्या चाहिए था यार, होना ये चाहिए था कि यहां मैं लिखता इन्वेस्टमेंट्स। पुरानी क्लासें याद है, माजरत सॉरी यार 3200 आपको मिटाना पड़ेगा, कुछ नहीं होता सॉरी। 3200 मुझे यहां लिखना चाहिए था, और 3200 में से 2496 को कैंसल आउट वाली वर्किंग में जाना है, वर्सेस वाली वर्किंग में जाना है इसमें, तो 2496 इधर ले आए। डन। मजे की एडजस्टमेंट की आज। 2496 कैसे आया यार, कल कल को आप ग्रुप में मैसेज कर रहे होगे, मैं इधर लिख देता हूँ 2496 कितने शेयर्स, 192। एक शेयर कितने रुपए का खरीदा, 13 रुपए का। आ जाओ, हम करने तो आए थे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, बैलेंस शीट के सवाल में एक मजे की एडजस्टमेंट मिल गई। आगे चलो यार, एनसीए को किस पे रखना है, फेयर वैल्यू पे। मुझे बताओ सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं यार, यहां लिख लिया करो ना, सवाल शुरू करते ही यहां लिख लिया करो ताकि कोई फटा ही ना आए। सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं, 320 मिलियन। अब सोए हुए जाग जाएं, सोए हुए जाग जाएं, उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछना इमरान खान के शेयर कहां से लिखे सर आपने। सोए हुए बच्चों जागो, रजाइयों से निकलो, कंबलों से निकलो, बैठो 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 बैठो, सही तरह कमरे की लाइट ऑन करो। 320 माइनस 192, मैं कैलकुलेशन शो नहीं करा। अब 320 माइनस 192 कितने शेयर्स है इमरान खान के पास, 128 मिलियन शेयर्स हैं इमरान खान के पास। तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है मैंने। अगर इमरान खान आज अपना हिस्सा बेचना चाहे तो कितने का बिक सकता है, कितने शेयर्स हैं यार इसके, 128 मिलियन शेयर्स हैं इसके पास। एक शेयर कितने रुपए का बेच सकता है बाजार में, 11 रुपए का, 1408। बोलो, वर्किंग वन 1408। डन। चलें आगे। ऑन एक्विजिशन डेट, जिस दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा, तो कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल whose fair value was 40 as against book value of 25।
उसकी फेयर वैल्यू 40 है, बुक वैल्यू 25 है। यार ब्रांड सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में शो किया हुआ है। और सर ब्रांड कैसे सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में शो किया हुआ है? अगर IAS 38 के कॉन्सेप्ट कमजोर हैं तो फिर जरा बात सुन लीजिएगा। ब्रांड सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में शो किया हुआ है। सर आपने तो हमें कहा था कि सब्सिडरी अपनी बुक्स में ब्रांड शो नहीं करती, और हमें अभी तक याद है एक सवाल कराया था क्लास में जो अब आपको मिल नहीं रहा। उस सवाल के अंदर आपने ये कहा था कि सब्सिडरी ब्रांड अपनी किताबों में शो नहीं करती। सर उसी बात को रिपीट किए जा रहे हैं आप, जब तक वो सवाल नहीं मिलेगा मैं करता रहूंगा उसी बात को रिपीट। मैंने कहा था सब्सिडरी अपनी ज़ाती किताबों में ब्रांड शो नहीं करती, लेकिन आज सवाल कह रहा है सब्सिडरी ने अपनी ज़ाती किताबों में ब्रांड शो किया हुआ है। सवाल नहीं मिलना हमें। ये पेज नंबर ही मिटा हुआ है, पेज नंबर 772। ये देखो इधर ना सब्सिडरी ने अपनी ब्रांड किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, शायद ये इंटरनली जनरेटेड था इसलिए इसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सब्सिडरी के ब्रांड की बीवी गिवन है तो चैलेंज ना कर बैठना कि ये इसका इंटरनली जनरेटेड है, फिर ये एक्वायर्ड है। सवाल वाजे बता रहे एक्वायर्ड ब्रांड है। सर नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। यार अगर बुक्स में बुक वैल्यू आ रही है तो क्या मतलब है इसका? फिर एक्वायर्ड ब्रांड है ये। तो अगर सब्सिडरी ने इंटरनली जनरेट किया हुआ है तो फिर इसकी बुक्स में वैल्यू 0 नजर आ रही थी। और अगर सब्सिडरी ने बोले खुद ब्रांड नहीं बनाया हुआ बल्कि बनाया खरीदा है, तो फिर आज आप जुनेद जमशेद जे डॉट के पास जाके कहो कि मैं आपका ब्रांड नेम खरीदना चाहता हूं, तो फिर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ फिर तो IAS 38 कहते हैं आपकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नजर आएगा। आप बताएं जी। अच्छा यार एडजस्टमेंट तो सादा सी थी, मैं पता नहीं बात को कहां से कहां ले गया। मुझे बताएं, अब बड़े हो जाए ना, मुझे बताएं बीवी कितनी है? 25 और फेयर वैल्यू 40। ये फर्क किस दिन आया? ऑन एक्विजिशन डेट। तो अब आप मुझे बता दें रीवैल्यूएशन मुझे बता दें रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 15 का। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 15 का। अब मैं इस एडजस्टमेंट की एंट्रीज आपके सामने करने लगा हूं। पहले नहीं, इसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करते यार, इसकी दो अलग अलग एंट्रीज करते हैं। जैसे अभी वो पहले एंट्रीज अभी मैंने सिखाई थी, इसकी अलग अलग एंट्री करते हैं। ब्रांड डेबिट या इनटेंजिबल डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। बोलो 15। अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन निकालते होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट। तो बताओ हमने किस दिन एक्वायर किया सब्सिडरी को? साल के पहले दिन। बिल्कुल। इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 years। तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दूसरी एंट्री बताओ, बोलो 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 बोलो। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट और इनटेंजिबल क्रेडिट। बोलो तो बोलो तो बोलो तो बोलो तो कैसे होगी ये एंट्री? 15/5 तो यार 1 साल का डेप्रिसिएशन दे देगा मुझे, और मुझे मल्टीप्लाइड बाय खरीदे हुए कितना साल हो गया? सर वो भी 1 ही साल हो गया। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट। जी बोलें 3 डन। लेकिन अमोर्टाइजेशन को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं और इसको काट के, किसका एसेट है? सब्सिडरी का, इसलिए किस में जाएगा? SRE में। तो बोलें एंट्री, बोलें SRE डेबिट। तो बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ले लिया। और ये इसकी किताबों में क्यों आ रहा था? लिख लें, इसकी बुक्स में इसलिए आ रहा था, सब्सिडरी की बुक्स में इसलिए आ रहा था कि इसने इंटरनली जनरेट नहीं किया होगा बल्कि खरीदा होगा। लिखें पॉइंट 3 के साथ, सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स में इसलिए 25 नजर आ रहा है क्योंकि इसने खरीदा नहीं होगा
सॉरी, क्योंकि इसने इंटरनली जनरेट नहीं किया होगा, खरीदा होगा। कौन सी क्लास? अच्छा, वो ना रूम 3 में है अबू बकर, रूम 3 में है, और जब शुरू होने लगे ना क्लास तो 1 मिनट के लिए मुझे बुला लेना। हाँ, सर को रोक के ना 1 मिनट के लिए मुझे बुला लेना, क्योंकि इधर से भी जाना है किसी ने। सही है? डन। अब क्या करें जी? ये 2 एंट्रीज कर दें सर। बोलें। इंटेंजिबल डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग। हम तो अभी बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का तो हम कर ही नहीं रहे। बोलो यार। इंटेंजिबल डेबिट कराओ। इंटेंजिबल डेबिट प्लस 15, इंटेंजिबल डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन इंटेंजिबल इन वर्किंग 1 क्रेडिट। बोले तो 15। आगे बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट मींस अर्निंग कम करनी है। और यार वो प्री वाली भी तो रहती है ना, उनकी जगह छोड़ देते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। अमोर्टाइजेशन नाम रख दो इसका, बस एंट्री सही होनी चाहिए। अमोर्टाइजेशन एसआरई डेबिट। आगे बोलो। इंटेंजिबल क्रेडिट -3। डन। ओके, ले आओ जी इधर। चलो जी आगे। आपस की ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। किसने बेचा? एस ने बेचा। कितने का? यार ये 60 हमारी जान नहीं छोड़ा, मुझे लगता है कोई तीसरी दफा 60 लिखा हुआ है। 60 ही आ रहा होता है, चलो खैर है। किसने बेचा? सब्सिडरी ने। कितने का बेचा? 60 का। अभी तक पेरेंट की बुक्स में कितने वाला पड़ा है? 10 वाला। आपस की सेल की परसेंटेज 20% ऑफ सेल, इसको मार्जिन कहते हैं। और इसका ना फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है C + P = S या 100 + 20 = 120। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? सेल पे है, ओ मार्जिन पे है, सॉरी। 100, 20 और 80, ये इसका फॉर्मूला होता है। डन। अच्छा यार, अगर आप इजाज़त दो तो सवाल की रिक्वायरमेंट मैं मिटा दूं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, ये भी मिटा दूं। ये एडजस्टमेंट तो एक हमने उड़ा ही दी है परमानेंटली, ये भी मिटा दूं। यार अब एक वर्किंग कर रहा हूं मैं, इसका वर्किंग का नंबर मैं रख देता हूं 7, क्योंकि ये मेरी नज़र में वर्किंग नहीं है। ये तो आप किताब पे ना 15 और 3 नोट कर लेना। अच्छा, वर्किंग 7। बोले तो किसने बेचा? एस ने, S2P। ठीक है, कल वाली बातें याद हैं? नहीं, कल वाली बातों का कुछ नहीं करना अभी, तो मैं P&L कर ही नहीं रहा। कल वाली बातों का कुछ नहीं करना अभी। सोल्ड बोलें 60, अनसोल्ड का प्रॉफिट 10, अनसोल्ड का प्रॉफिट नहीं, सॉरी, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट ये निकलवाना है जरा आपने मुझे। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, कितना आ गया? 2। मोहतरम 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 मोहतरम, बैलेंस शीट के सवालों में ये दोनों इग्नोर करनी है। कल वाली क्लास ज्यादा दिमाग पे चढ़ी तो नहीं हुई? उतार दें, वो P&L की क्लास थी। अभी बैलेंस शीट का सवाल करते हुए ये दोनों इग्नोर करनी है। और कल वाली क्लास वाली एंट्री खुदा के लिए मुझे ना बताना, मुझे अभी सिर्फ उस एंट्री बताना, किसने बेचा? सब्सिडरी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? कौन प्रॉफिट कम करे? सब्सिडरी। तो जीपी कम करने की बजाय एसआरई डेबिट कर दें। सब्सिडरी एसआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कितने रुपए से? बस ये एंट्री करनी है आप, एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। सर क्या अगर हम वर्किंग 7 पेपर में ना करें और एसआरई के टी काउंट में
10 डिवाइड बाई 120 डायरेक्ट लिख दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वर्किंग 7 के तो कोई मार्क्स नहीं है। आप फिर 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड 20 लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे, तो उसको मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पहले जी प्रॉफिट रिवर्स करना है सब्सिडरी का। अब मजा आ रहा है ना, वो कोई नई चीज तो है नहीं, तो वही सारी पुरानी चीजें रिवाइज हो रही हैं। वो जो एक 13 रुपए थे ना सऊदी किंग वाले, वो एक था, मजे की बात थी, आसान थी वो भी जी। बोले 2 SRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट -2। अभी थोड़ा P&L के एंगल से मत सोचो चीजों को, P&L के एंगल से मत सोचो चीजों को। अभी P&L का कोई सवाल ना मेरे से पूछो जब तक मैं P&L खोलूं मत। चलें जी आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें। सर कुछ भी नहीं रह गया आगे, चलो ठीक है फिर खत्म करो सवाल को। वर्किंग 1 को टोटल करवाएं, अल्लाह करे पॉजिटिव गुडविल आ जाए, नेगेटिव गुडविल आ गए तो भी कोई मसला नहीं यार, खैर हो गया। क्या हो गया, इसका जरा सब टोटल करवा दें। 385 देखो यार, गुडविल पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। पॉजिटिव आ रही है गुडविल। फोर्टी फाइव डबल एंट्री पूरी करवाओ। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल डेबिट कितने से 45। अच्छा यार, ओहो प्री रहती थी अभी, शहजादे गुडविल कहां से निकाल दी, सॉरी प्री रिटेन नहीं रहती थी अभी, और प्री रिटर्निंग शेयर प्रीमियम के नीचे आती है। वो तो वर्किंग 2 जब हमने करने लगा था तो हमें याद आ जाना था। रिवैल्यूएशन सरप्लस ब्रांड का कितना है यार, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना 15। प्री रिटेन अर्निंग यार, प्री रिटेन अर्निंग तो शुक्र है सवाल में रेडीली अवेलेबल थी। प्री रिटेन अर्निंग सवाल में रेडीली अवेलेबल है, निकालनी भी नहीं पड़ेंगी। सर वो कैसे अवेलेबल हैं प्री रिटेन अर्निंग मेरे भाई? हमने सब्सिडरी को कब खरीदा, 1 जनवरी 17 को। हमने सब्सिडरी को कब खरीदा, 1 जनवरी, और 1 जनवरी 17 की सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग रेड मार्कर के नीचे छुपी पड़ी है और ब्लैक लाइटर के नीचे छुपी पड़ी है 1032। क्या ये 1 जनवरी 17 की SRE नहीं है? तो शुक्र है प्री रिटेन्ड अर्निंग तो गिवन है। तो प्री रिटेन्ड अर्निंग ना ये 1032 है, आज उधर ऊपर ही गिवन है, आज अदर इंफॉर्मेशन में नहीं है। प्री रिटेनिंग का क्या मतलब है, 1 जनवरी 17 वाली, तो वो तो अवेलेबल है 1032। क्योंकि शायद मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम नेगेटिव गुडविल आई थी, पता नहीं, देखते हैं, हो सकता है 1032 1032। अब इसका सब टोटल बता दो 489। और इधर समझने के लिए ना लिख लो 1 जनवरी 17, ऐसे परेशान ना हो रहे हो। 1 जनवरी 17 है एक्विजिशन डेट। चलो अब निकालो गुडविल। अब मुझे फील हो रहा है कि इधर आएगी। जल्दी करो कैलकुलेटर पे। नेगेटिव गुडविल आ रही है ना, 4891 माइनस 2496 माइनस 1408। चलें जी गुडविल बता दें। गुडविल बैलेंसिंग आ गई। नहीं, इसको गुडविल नहीं कहना, मैंने कहा था इसे आपने कहना है अदर इनकम। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। लेकिन ये तो खुशी है, इस खुशी को डालेंगे CRE में। अदर इनकम तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल अभी नहीं करे, अभी तो मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं। मैं तो भूल गया हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस भी मांगा हुआ है। बोलो जी गुडविल कितनी आ गई, नेगेटिव 987। और आपको पता है ये CRE में चली जाती है नेगेटिव गुडविल। कितनी जी 987। डन। अच्छा अदर इनकम को मिटा दें भाई, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 45 मिटा दें, ये 45 मिटा दें, हाँ ये गुडविल यहां से गायब कर दें। चलो जी खत्म कराओ यार। वर्किंग 1 आपको पता है गुडविल पे जाके खत्म हो जाती है, तो वर्किंग 1 टैली हो गई। अब एक्शन याद करो, ये
दोनों को। और एक छोटी सी बात कर दूं, कल जो एक वर्किंग 5 हमने डाली थी ना, उसमें CRE NCA नहीं निकालना होता, खाली NCI निकालना होता है। लेकिन फिलहाल ये दोनों को देने, CRE NCI। कितना यार? 1279 श्योर। 1279 इंटू 60% इंटू 40%। खुला खुला थोड़ा सा खुला खुला कर लेते हैं इसको। जी बोले, पॉइंट्स में ना लिख पाओ। 767, ये आप इसको दे दें। 767 512, ये इसको दे दें 512। किस नाम से? सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग तुम लोग ले लो, दोनों ले लो, पेरेंट भी ले ले और एनसीए भी ले ले। अच्छा, एसआरई कहाँ क्लोज होती है जाके? ये गुडविल के अंदर जाके खत्म हो जाती है बात। ये एसआरई सीआरई एनसीए को बांट दी जाती है, इसलिए अब जाके बच गई वर्किंग 3 और 4। इनके कैरी डाउन आते हैं, ये कहीं क्लोज नहीं होती, ये बैलेंस शीट में पार्क होनी है। 8652 1920। चलो यार टोटल्स बता दो। 13,500, हाँ जी, 1216 आगे 704 8180 टोटल 29940। अच्छा, ये मेरा शेयर कैपिटल मिट गया, कितना था? 7440। और ये मेरी लाइबिलिटीज भी बेचारी मिट गई हैं। लाइबिलिटीज थी 1302। अच्छा जी, बताएं भाई, सीआरई एनसीआई 8652 एंड 1920। इन दोनों को जमा करें 2728। हिम्मत करके टैली करें। कितना? ये वाला टोटल, ये वाला, ये गलत लिखवाया भाई ने। कितना है? 23600। और ये वाला बिल्कुल परेशान ना हो, टैली करेगी। कोई कैलकुलेशन एरर हुई इंशाल्लाह हम अभी सही कर लेंगे। 17600 आ रहा है ना? कर यार, बिल्कुल परेशान ना हो, रिलैक्स रहो, सब टैली करेगा। ऊपर से देख लेते हैं। 836 प्लस 368 प्लस 15 माइनस 3 1216 प्लस 13500। यार ये 7, हाँ ठीक है, प्लस 704 प्लस 8180, ठीक है जी। 4588 प्लस 35, इधर सीआरई एनसीए का अकाउंट देख लो, इसमें कोई एरर ना हो। 3594 माइनस 2 8180। अच्छा, ये शेयर कैपिटल मुझे 1440 नहीं, ज़्यादा ना हो। 1 शेयर कैपिटल कितना है? 7440 यार, शेयर कैपिटल 7440। ये देखो मिटा था ये 7। अब देख लो 7440 जमा 2860 जमा 865, सही है। 23600। कोई वजह नहीं ना, देखो ना, आप हर एंट्री को डबल लेके चले हो ना, तो आप पेपर में ना ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं होती। जब आप हर एंट्री को डबल लेके चले हो तो देयर इज नो रीजन कि वो टैली ना करे। इसलिए मुझे तो परेशानी कोई नहीं थी कि अब हमारा बड़ा टाइम लग जाना है, 15 मिनट लग जाने हैं। तो हर फिगर को डबल लेके चलें आप, तो सारी चीज़ें टैली करती हैं। रूम 3 में है सर की क्लास। नहीं, मैंने ये कहा था कि जब क्लास शुरू होने लगे ना तो फिर बुला लीजिएगा इनको।
शुरू होने लगी है या अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी? अंदाजन ठीक है, पॉज करो। चलें जी, ले आओ यार इधर, उधर कैमरा करो जरा भैया, पॉज करके नोट करना है, किसी ने कर ले। चलो ले आओ। हाँ जी भाई, अब अगला काम क्या करना रे? वो जो खिलौने समेट के क्या तुमने डाल दिए थे, क्या उन खिलौनों की बुनियाद पे बोलो बोलो बोलो, क्या उन खिलौनों की बुनियाद पे अब हमने कोई और काम शुरू करना है रे? क्या शुरू करना रे मेरे भाई? उड़ाओ 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 उड़ाओ। और अब आपकी नजरें सिर्फ 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 यहां पर हों, क्योंकि अब आप क्या बनाने लगे हैं? पी एंड एल। माय डियर, अब आप क्या बनाने लगे हैं? पी एंड एल। किस किस का पी एंड एल? पेरेंट का और सब्सिडरी का, इनको कंसोलिडेट करने लगे हैं। ओ भाई छोड़ो पूरे सारी बातें, इन सारी चीजों को हम लेके जाएंगे किसी जगह और एक फिगर को लेके जाएंगे वर्किंग 5 में। वर्किंग 5 में सर किसको लेके जाना है बेटा? आज ये फिगर नजर नहीं आ रही, आज ये फिगर यहां पड़ी है। एस प्रॉफिट याद है वर्किंग 5 में जाता था, तो प्लीज आके लिख लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एस प्रॉफिट को वर्किंग 5 में लेके जाना है। एस का मेरे डियर किस साल का प्रॉफिट? इस साल का प्रॉफिट। अभी कहां लेके जाएगा रे? वर्किंग एस के प्रॉफिट में से एनसीआई को देने या पेरेंट के प्रॉफिट में से एनसीआई को? एस के प्रॉफिट में से। आ जाइए इधर अब। अच्छा आदत डालें, सारी फिगर जब लिख रहे हो ना तो साथ ही वर्किंग 5 भी खोल देनी है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 फिगर्स उठाऊंगा और वर्किंग 5 भी साथ ही खोल दूंगा। इसको कहते हैं अनएडजस्टेड डाटा पुट कर देना। उसके बाद में एडजस्टमेंट्स पढ़ना शुरू करूंगा। तो पहले ऐसा करो, बीएल ग्रुप है, इसके लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दो फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। बोले तो सेल बोलो यार, सेल। अभी कोई एडजस्टमेंट मुझे ना करवा देना, अगर इतना लिख पाना कोई फिगर। 103547992 बोलो। 103547992। आगे बोलो कॉस्ट ऑफ सेल 6510 4896। ग्रॉस प्रॉफिट अभी ना निकालना, खर्चे बता दो माय डियर। 1426 1272। ठीक है जी, 1426 12। अदर इनकम 736। जी कितनी? थोड़ी सी जगह मेरे पास इधर है, 700 और 36। टैक्स, अच्छा एक लाइन छोड़ दो ना यार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। लेस टैक्स बोलो तो 806 576। ये हमारी कौन सी फिगर्स पोस्ट हो गई? अनएडजस्टेड। ये हमारी अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट हो गई। इसमें हमने फिर क्या करनी है? एडजस्टमेंट्स। 10 फिगर्स उठा ली मैंने, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चे, अदर इनकम टैक्स। एक बात मैंने की थी, मुझे बताओ अभी और, वर्किंग 5 भी खोलना साथ ना भूलना। वर्किंग 5 किसका प्रॉफिट? एस की अर्निंग या एस का प्रॉफिट? एस का प्रॉफिट कितना था? वर्किंग 6 से निकाला था हमने। 1284। जी भाई मुझे बता दो। अच्छा कितने? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, वो मैंने आते को बता दी। डन जी, ले आओ इधर। अच्छा भाई अब हमने किसको पढ़ना शुरू करना है? एडजस्टमेंट को। हर एडजस्टमेंट पढ़कर
हमने जाना है हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे। जो भी एडजस्टमेंट आ गई हमने जाना है हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे। हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे जाने से पहले एक एडजस्टमेंट मैं आपको हैंड रिटन पेज नंबर 7 पर ऐड करवाने लगा हूं, जो मेरी सुस्ती की वजह से मैं उसको लिखना भूल गया था। सुस्ती वो जो सर चढ़ के बोले, तो मैं उसको लिखना भूल गया था हैंड रिटन पेज 7 के ऊपर। उस एडजस्टमेंट को मैं आपको आज लिखवाने लगा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 10 हैंड रिटन पेज 7 पे। एडजस्टमेंट नंबर 10, नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में ऐड करना ना भूलना, जो वर्किंग 1 से आया करेगी। एडजस्टमेंट 10, नेगेटिव गुडविल। यार अगर P&L मेरे हाथ में है तो नेगेटिव गुडविल कहां जाएगी? अदर इनकम में। नेगेटिव गुडविल कहां जाएगी बोलो तो? अदर इनकम में। चलें जी, आज मैं आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट सिर्फ कराई थी P&L में, सेल ऑफ स्टॉक बाय P टू S और सेल ऑफ स्टॉक बाय S टू P। ये पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ एक नई एडजस्टमेंट करवाने लगा हूं, दैट इज नेगेटिव गुडविल। एक और भी एडजस्टमेंट करवाऊंगा अभी फिलहाल ये नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल अगर मेरे हाथ में अच्छा एक बात आप याद रखना, P&L बनाते हो ना डबल एंट्रीज नहीं करनी। सर ये क्या बात हुई, P&L बनाते डबल एंट्रीज नहीं करनी? हम जिस अप्रोच से चल रहे हैं ना, हम P&L बैलेंस शीट साथ साथ नहीं बना रहे। हम बैलेंस शीट तो टैली कर चुके, अब हम P&L के इंपैक्ट सिंगल एंट्री के जरिए सोचेंगे, डबल एंट्रीज नहीं सोचनी। मिसाल के तौर पे डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो बस डेप्रिसिएशन P&L में जानी है, बस एसेट उसेट छोड़ें। अब बोलो जी, क्या पेरेंट को खुशी हुई है सब्सिडरी खरीदने पे? सस्ती मिली है 987 की, तो बोले एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अगर आप मिटाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिटा भी सकते हैं इसको, अदर इनकम मेरा क्रेडिट करने को दिल चाह रहा है। पहली एडजस्टमेंट जो मैं रेड मार्कर से पोस्ट करने लगा हूं, नहीं है तो चलो ब्लू से कर देता हूं, ब्लू मार्कर से। पहली एडजस्टमेंट और तारीखी एडजस्टमेंट, कायदे आजम इधर होते तो अश अश कर उठते यार, क्या कम ना करते। अच्छा चलो ठीक है, ना करते, भाई को नहीं पसंद आई बात। तो अदर इनकम रिकॉर्ड कर दें, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। पेरेंट को खुशी होगी? पेरेंट को खुशी होगी, बिल्कुल होगी। वो खुशी पहले तो मैंने सर उधर वर्किंग 3 में भी आप डाल रहे हैं, इधर भी डाल रहे हो, ओ भाई प्लीज, वो बैलेंस शीट बनकर टैली हो चुकी भी है। अब हम एडजस्टमेंट्स को किस एंगल से पढ़ने लगे हैं? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से। ये पहली एडजस्टमेंट पोस्ट होगी। सर हमें भी के पेपर में कैसे पता चलेगा ये एडजस्टमेंट पोस्ट करनी है? बेटा भाई आपने वर्किंग 1 में गुडविल निकाली होगी, तो आपको पता चल जाएगा ये एडजस्टमेंट कैसे पोस्ट करनी है, आपको याद आ जाएगा अदर इनकम में। अब यार एक एक करके ना मैं एडजस्टमेंट्स को देखने लगा हूं और इनका इंपैक्ट किस पे सोचने लगा हूं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। बैठ जाओ, इधर ही क्लास होगी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे एक एक करके एडजस्टमेंट को देखूंगा और इनका इंपैक्ट बताऊंगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। पहली बताओ, उसने 192 मिलियन शेयर खरीदे 13 रुपए के एतबार से, और कर कुर के वर्किंग 1 में हमने कोई अदर इनकम नेगेटिव गुडविल शुडविल निकाल ली। बस पहली 2 तो वर्किंग 1 में जाती हैं चीजें, उसके जरिए वर्किंग 1 से नेगेटिव गुडविल निकल आई। अब मोहतरम इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आपने मुझे P&L पे बताना है। चलो जी, आज इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आपने मुझे P&L में बताना है। ये बैलेंस शीट का आइटम है, नो टेंशन, P&L में नहीं जाएगा। इनटेंजिबल डेबिट, ये वर्किंग 1 है, वर्किंग 1 नहीं होती, वर्किंग 5 होती है, वर्किंग 5 होती है। ना 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 ना, ये प्लीज, ये वर्किंग 5 होती है, वर्किंग 1 वगैरह वाली चीजें कोई नहीं जाती। डन। और यार प्लीज ऑनलाइन वाले भी इस साइड पे सोचने लग जाएंगे। मैंने कहा कंसोलिडेशन में जितना कहा जाता है उतना सोचा करो। अब ये कह रहे हैं हम OCI में सरप्लस लेके जाना चाहते हैं P&L में। नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, OCI में नहीं लेके जाना आपने सरप्लस। मोहतरम ये सरप्लस इस काबिल नहीं कि बैलेंस शीट में मैं शो करूं, तो ये सरप्लस इस काबिल कहां हो गया मैं P&L में ले जाऊं, क्योंकि मोहतरम इसके शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कट जाते हैं। ये आपस के रिसीवेबल पेएबल है और इनको कैंसल आउट करके बैलेंसिंग गुडविल आ जाती है। तो इसलिए इस साइड से ना सोचो, जहां कंसोलिडेशन में इधर उधर निकलोगे परेशान हो जाओगे।
ये बैलेंस शीट का आइटम है, बिल्कुल इंटेंजिबल बैलेंस शीट में पड़ा होता है। ये वर्किंग 1 में जाना है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ये 3 रुपए की भी टेंशन नहीं लेनी। ये 3 रुपए जो है ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, बस आपने खर्चे बढ़ा देने हैं। जिन ब्रैकेट वाली चीजों को मैं छोटा छोटा करके काटता था, जिन ब्रैकेट वाली चीजों को छोटा छोटा करके काटता था, आज काटे हुए को उड़ा दें। ज्यादा ही उड़ गया। बोलो, खर्चे बढ़ाने हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में ना डालें, इसकी अमोर्टाइजेशन में डालने लगा हूं, वो एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर खर्चे बढ़ाने हैं। ले जी, अगली एडजस्टमेंट पोस्ट होने लगी रे, एक्सपेंस बढ़ा दें +3। मोहतरम, एक सवाल का जवाब दे दो, ये किसके एसेट्स हैं? सब्सिडरी के। किसके एसेट्स का खर्चा बढ़ रहा है? सब्सिडरी का खर्चा बढ़ रहा है। जो एडजस्टमेंट एसरी को जानी है, वो एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट को भी जानी है। ये भी रूल ऑफ थंब सुन लो, जो एडजस्टमेंट एसआरई 99% एडजस्टमेंट जो एसआरई में जाती हैं वो एस के प्रॉफिट में भी जाती हैं। तो बोलो, क्या खर्चे बुक करने से एस के प्रॉफिट का, खर्चे बुक करने से एस के प्रॉफिट कम होंगे? तो क्या देखो, हमने इधर भी 3 रुपए का खर्चा बुक करके प्रॉफिट कम किया है, तो ये 3 रुपए की एडजस्टमेंट आज इधर भी होगी। क्लियर? इधर भी होगी। अच्छा, एक बात ये नहीं करना आपने, कॉस्ट ऑफ सेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने बताया नहीं कि ये इंटेंजिबल जो है वो हमारा उधर यूज हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा है। अगर लिखा हो तो ये इंटेंजिबल फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दीजिएगा। वो तो और भी कुछ कर दो तो इफेक्ट सेम आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन जो बेहतर है मैं तो उसकी बात करूंगा ना। अच्छा, आप बताओ यार, अच्छा इन दोनों को ना आपने इससे कंपेयर नहीं करना, वो मैं खुद बताना हुआ, क्लोजिंग माइनस प्री, उसको छोड़ें। खर्चे बुक करने से प्रॉफिट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो कल मैंने कहा था 99% एडजस्टमेंट्स जो एसआरई में जाती हैं वो एस के प्रॉफिट में भी जाएंगी। तो याद रखिएगा, इधर जो भी आप एसआरई करके गए थे ये एस के प्रॉफिट को भी कम करेंगी। तो ये एडजस्टमेंट करना नहीं आपने भूलना। एस का प्रॉफिट 3 से कम कर देना है। ये क्या रिकॉर्ड हो रही है? अमोर्टाइजेशन। डन। आगे चलें। यार एक बात आपसे करता ना चलूं सर, ये कुछ ज़रा हमें ना एक तसल्ली दे दें ताकि हम ना पेपर में ज़रा रिलैक्स हो जाएं। कोई तसल्ली दे दें यार, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हमारा तो हैंड रिटन पेज 7 बना हुआ है सर, इसमें ज़रा दिखा दें ये वाली एडजस्टमेंट, हमें ज़रा तसल्ली हो जाए। हाँ हाँ, हैंड रिटन पेज 7 में .4 देख लो आप, हैंड रिटन पेज 7 में .4 देख लो। और लकीली मैंने इसी सवाल की एडजस्टमेंट्स उठाई हुई हैं। फट फट के थोड़ा आ रहा है, लकीली मैंने इसी सवाल की एडजस्टमेंट्स उठाई हुई हैं। ये तो बड़ा ही कमाल हो गया जी, अगर आपने इसी सवाल की एडजस्टमेंट्स उठाई हुई हैं, ये तो बहुत कमाल हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एस एसेट्स, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, हैंड रिटन पेज 7 पे हूं। और अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट डेप्रिसिएशन डेबिट P&L में जाएगी और ऐड होगी। खर्चे एडमिन एक्सपेंसेस में बढ़ेंगे, ऐड होंगे। और हिट वर्किंग 5 with 3 ओनली। यहां से आपको कंफर्ट मिल गई? कल ना, कल पता है मैंने क्या कराया था? कल मैंने करवाया था सिर्फ 2, 3 और आज मैं साथ क्या करवा रहा हूं? 4। डन। तो साथ साथ ना ये यहां से भी कंफर्ट लेते रहो। बोलो, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये वर्किंग 1 का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। P&L सिंगल एंट्री अप्रोच से बनना है, यानी एक एक एंट्री पोस्ट करनी है, कोई डबल की टेंशन नहीं लेनी। ये 3 रुपए एक हो गया, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये किसका एसेट है? एस का। तो एस के एसेट्स की प्रॉफिट तो हिट होगा। तो वर्किंग 5 ऑलमोस्ट वर्किंग 2 जैसी है। क्लियर? चले जी आगे चलो। शुक्र है यार, कल वाली तो सही करवा देना आप। S2P, इसमें तो कोई ब्लंडर नहीं मारोगे। S2P जरा देखना, बहुत एंजॉय करोगे। आपको फील होगा आप जैसे कल वाली क्लास में बैठे हो। देखो, देखते रहना देखते रहना देखते रहना, आपको फील होगा कल वाली क्लास में बैठे हो। मैं 3 काम करने लगा हूं। नंबर 1, डिडक्ट 60
अब मैं किस एंगल से इन चीजों को पढ़ाऊं? P&L के एंगल से। फ्रॉम 60 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी कम करके स्टॉक क्रेडिट कर दो, लेकिन मैं तो कहा जीपी कम करने का तरीका है कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो। और तारीखी फिक्रा इलामा इकबाल वाला, हेट वर्किंग 5। क्यों सर? एस ने बेचा है। शुक्र है कल वाले की रिवीजन होगी, शुक्र है ये कल वाले की रिवीजन होगी। अब इन एडजस्टमेंट्स को मैं किस एंगल से टेकअप करने लगा हूं? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से। डन। अब बता दो मैं डिडक्ट 60 कहां से करूं? सेल से भी और कॉस्ट ऑफ सेल से भी। ये एडजस्टमेंट्स तो कल हमारी पक्की हो चुकी है ना, सेल से और कॉस्ट ऑफ सेल से। आगे बोलो, आपस का प्रॉफिट रिवर्स कैसे करूं? बोले खर्चे बढ़ा के। आपस का प्रॉफिट कैसे रिवर्स करूं? खर्चे बढ़ा के। खर्चे बढ़वाएं, +2। अच्छा मुझे बता दें, अब मैं चाहता हूं आपस का प्रॉफिट उल्टाऊं, तो 2 रुपए में कैसे उल्टाऊं? आपस का प्रॉफिट उल्टाऊं, 2 रुपए कैसे उल्टाऊं? 2 रुपए को वर्किंग 5 में ले जाएं। किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? एस ने। ये एस का अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। सर हमें तो दिल में आ रहा है कि हम पेपर में अन्नेवा ये वाली फिगर्स इधर लिख दिया करें, वर्किंग 5 में 3 और 2। नहीं सब्र करो, बात कर लेंगे इस पे कभी, लेकिन फिलहाल एक एक तरतीब से लेके चलो चीजों को। डन। चलो अब यार हमारी ना 3 एडजस्टमेंट्स थी आज, 3 एडजस्टमेंट्स। उन 3 को आपने मेरे साथ हिम्मत करके रिवाइज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में तसल्ली से नेगेटिव गुडविल वर्किंग 1 वाली, ये 100 पे 7 खोल लिया मैंने। नेगेटिव गुडविल वर्किंग 1 वाली कहां जाया करनी है? अदर इनकम में। बस और कुछ नहीं करना आपने। और कुछ करना होता तो मैं बताता। खुशी होगी पेरेंट को? Yes. अगर सब्सिडरी के 0.4 अगर सब्सिडरी के एसेट्स महंगे हो रहे हैं, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये वर्किंग 1 का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। खर्चे को जाके डेबिट कर दें P&L में, प्लस कर दिया P&L में। तो सवाल करो ताहिर वाला, पढ़ लो एक दफा। खर्चे को जाके डेबिट करें P&L में। हिट वर्किंग 5 विद 3 ओनली, वर्किंग 5 में। अच्छा ये बताओ जरा, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, एक्सेलेंट। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, ये देखो मैंने खर्चे बढ़ाए तो प्रॉफिट क्या हो गए? कम हो गए। डन। अच्छा अब ना आप जाना चाहते हो जा सकते हो, मैंने वो एट्रीब्यूटेबल वाला बस करना है, जाना चाहते हो जा सकते हो। अच्छा जी अगली बात आप मुझे बता दें, आखिरी एडजस्टमेंट जो हमने की कौन सी थी? सेल ऑफ, चले जाओ बल्कि शुरू करें। सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू पी। उसमें क्या करना है? ये फिगर दोनों जगह से माइनस, इसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और वर्किंग 5 में जाके प्रॉफिट को कम कर देना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स हमने की हैं जो हैंड रिटन पेज पे 3, 4 और 10 के नाम से आ रही हैं। अच्छा आप लोगों ने ना जरा कैलकुलेशंस करवानी है मुझे, आप लोग जो आखिर में बैठे हो। चलो जी सेल बोलो यार, 18286. आप जाओ। 18286। कॉस्ट ऑफ सेल 11348। जीपी 6938. 6938। एक्सपेंसेस 2701. 2701। अदर इनकम 1723। 5960. जो 5960। टैक्स 1376. 1376। 458. 4584। अब कल वाला काम करना है।
यार वो आखिर में बच्चों ने ओके नहीं किया। 1034 प्लस 7992 माइनस 60 इज इक्वल टू 18286। 6510 प्लस 4896 माइनस 60 प्लस 2 इज इक्वल टू, सही है, सब सही है, सब टोटल्स भी सही हैं और ग्रैंड टोटल भी सही है। ओके डन। 4584। अब यार कल वाला काम आपको याद है, एट्रीब्यूटेबल टू, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे नई दुम आ गई हुई है, एट्रीब्यूटेबल टू। भाई आप चाहेगा कह दो जरा, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। अब यार इस फिगर को ना 4584 इस फिगर को यहां लिखना है, ठीक है जी। एनसीआई को कितना देना है, कैलकुलेटर पकड़े और टेंशन मत लें आप सीआरई की, एनसीआई की टेंशन लें। एनसीआई की टेंशन कैसे लेनी है, कैलकुलेटर पकड़ो, 1284 माइनस 3 माइनस 2 12 मल्टीप्लाई कर दो इसको एनसीआई के शेयर से, एनसीआई का शेयर 40% है, 512 कर लें। भाई कह रहे 511 नहीं है, 512 मेरी तरफ से कर लें, 512 डन। 512 किसका दे दें, एनसीआई को। अब कैलकुलेटर पकड़ के ना आप 4584 में से 512 माइनस करो, 407 डन। आई एज्यूम के 4584 सही है। ऑनलाइन वालों बच्चों अगर कोई फिगर में मसला हुआ आपको देख लीजिएगा। आई एज्यूम के 4584 वाली फिगर सही है, उम्मीद है 900% चांस है सही होगी। कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्चुअली तो सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। यार जाते 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 मुझे बता दो, ये क्या है, 3 रुपए, ये 987 अदर इनकम गुडविल वाली, ये 3 का खर्चा बुक हुआ, खर्चा बुक होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे चलो, खर्चा 2 रुपए का बुक हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, उससे प्रॉफिट, तो ना ये फिगर्स दोनों जगह चला के साथ चलनी है। तो हैंड रिटन पेज 7 पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट की हमने, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4 और एडजस्टमेंट नंबर 10 जो मैंने अपने से डलवाई है। बस आज 3 एडजस्टमेंट्स मैंने करवाई हैं। होमवर्क में आपका एक आसान सा सवाल दे रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2, मैं जरा नजर मार लूँ इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 किधर आ रहा है यार, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 5, 6, 9। अच्छा, ये सवाल में इस सवाल में बस एक छोटी सी चीज आएगी, गुडविल की इंपेयरमेंट, गुडविल की इंपेयरमेंट, वो एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। गुडविल की इंपेयरमेंट कहां डाल देना, एडमिन एक्सपेंसेस में। ये एक छोटी सी नई चीज आएगी ना, समझ अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा लिख लो बेशक। गुडविल की इंपेयरमेंट एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर देना P&L में। यार बैलेंस शीट के सवाल में तो आपको आती है ना गुडविल की इंपेयरमेंट, ये ना बैलेंस शीट के सवालों में तो आती है ना। अब करोगे क्या यार, सवाल पकड़ोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस्म के खिलौने पकड़ोगे और देख इधर, नहीं प्यार से, 6 किस्म के खिलौने पकड़ोगे और रिटेन अर्निंग में डाल दोगे। ये ओपनिंग थी, क्या बन जाएंगी, क्लोजिंग बन जाएगी। पहले किसका सवाल सॉल्व करोगे, वो छोटा सा सवाल है, बैलेंस शीट ही है, पहले बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करोगे। ये मैं होमवर्क के लिए सवाल कर रहा हूं, अभी नहीं शुरू हुई, पहले बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करोगे। जब बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करके फारग हो जाओगे तो ये कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लोगे, P to S, S to P, कोई इंटरकंपनी आपस के डेटर क्रेडिटर नहीं है। RL वैल्यूज NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर, एट प्रोपोर्शनेट शेयर या फेयर वैल्यू, प्रोपोर्शनेट शेयर। और गुडविल आएगी पॉजिटिव, उसकी क्या आ जाएगी, इंपेयरमेंट। तो हो जाएगा गुडविल की इंपेयरमेंट कहां डालोगे, एडमिन एक्सपेंसेस में। बस ये एक छोटी सी चीज करनी है, डन। तो इंशाल्लाह बड़ा आज कंफर्टेबल सर आए, ओवर करें बात को।